हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली काफ़ी अच्छे होंगे। कल रात में आप सभी की मैंने हिंदी की महामैराथन क्लास की थी। किसने किसने देखा? जिन्होंने नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी और भी जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे, इवन मैथ भी पूरा प्रॉपरली होगा, ठीक है। और मैथ की भी आज आपको दोपहर में क्लास मिलेगी, तो उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि चीज़ें आपकी नहीं होंगी। जितना भी है पॉसिबिलिटी के तरीके से हर चीज़ करवाने की कोशिश में रहेंगे कि हर चीज़ आपकी समय से पहले करवा दें और चीज़ें आपकी कवर अप में भी हो जाएं। इसीलिए मैंने आप लोग के इसी के जुलाई के मंथ में अभी काफ़ी दिन है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके अल्टरनेट डे पे या एक एक दिन करके एक सब्जेक्ट भी मैराथन पूरा कर लेंगे। तब भी आपके पास काफ़ी इनफ टाइम है एग्ज़ाम को लेकर, तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। बाकी आप सेल्फ स्टडी वगैरह तो कर ही रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी आसान तरीके से, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? संस्कृत का जो पेपर है, ये जो पेपर है लास्ट के दिन होगा। आपकी डिटेल डेट शीट वगैरह पूरी आ चुकी है, आपने देख चुके हैं कि क्या है कैसे है। मैं फिर से एक बार बहुत ही प्रॉपरली हर चीज़ को बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। पूरा पेपर संस्कृत में है, तो संस्कृत और हिंदी व्याकरण दोनों थोड़ा सा मिक्स करके लिखना होगा, नंबर नहीं कटता एक बार। 25 नंबर का ये पेपर होगा, ये ध्यान रखना। 5 इसमें MCQs आएंगे, ये ध्यान रखना। बाकी आपके लघुत्री लघुत्री इस तरीके से चीज़ें आएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका संस्कृत का पूरा पेपर है, ध्यान से करिएगा। संस्कृत और मैथ यही दो है जो दिक्कत में रहता है, बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग लिख के कर ले जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस के साथ, पुराने पेपर से क्वेश्चंस ही बहुत कुछ है। आज मैं जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पुराने पेपर्स के डिफरेंट डिफरेंट पेपर में आए हुए हैं। मैंने एक बैक नहीं लिया हुआ है कि एक ही, वो भी करवा दूंगी, करवाया भी है। लेकिन ये है कि अभी जो करवाऊंगी वो डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस उठाकर ऐसे दिया गया था, तो वो मैंने यहाँ पर करवाने के लिए आपको दिखाया। ठीक है, तो चलिए आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं पुराने पेपर्स के, सारे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, बट ये कि जितना रिपीट होगा उतना करने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर। पहले जैसे पेपर का पूरा सेट रहता है पता है, वैसे इसमें भी सारे क्वेश्चन हैं। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले 5 आते हैं, तो वो 5 रहेंगे, बाकी और जो रहेगा वो देखा जाएगा एक एक करके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, वृषभ शब्द का अर्थ क्या है? जो वृषभा शब्द है, आपको मैंने जानवरों के नाम, अनाजों के नाम, फलों के नाम, कपड़ों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQs के फॉर्म में यहाँ पर आते हैं। तो वृषभ शब्द का अर्थ क्या है? जो वृषभ शब्द है उसका अर्थ क्या है? पहला यहाँ पे भैंस है, दूसरा यहाँ पे ऊंट है, तीसरा यहाँ पे बैल है, चौथा यहाँ पे कुत्ता है। ये ध्यान रखिएगा। वृषभ शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? भैंस है, ऊंट है, बैल है, कुत्ता है। तो वृषभ शब्द की मीनिंग यहाँ पर क्या होगी? कौन सा एक ऑप्शन है जो सही होगा? यही इतना ध्यान रखना। 5 MCQs हैं, इन्हीं को सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है। वृषभ शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, ये ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ पर वृषभ का मतलब बैल होता है, तो बैल इससे कहते दिया हुआ है, तो वृषभ की जगह पे और भी डिफरेंट डिफरेंट जो जानवर है उनके नाम भी आपको सिंपली पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में C ऑप्शन जो होगा वो एकदम से करेक्ट होगा, ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। गुण, दोष, दशा, अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। गुण क्या है, दोष, दशा, अवस्था सब बताने वाले शब्दों की संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? कौन सा एक सिंगल ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? बता सकते हैं क्या है? तो यहाँ पर देखिए, आपको देखो अब ये क्या है, ये संज्ञा से प्रश्न, यानी कि संस्कृत में संज्ञा से भी प्रश्न आएगा और संज्ञा हिंदी व्याकरण में भी दी गई है। दी गई कि नहीं दी गई है? तो वो दोनों ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका जो गुण है, दोष है, दशा है, ये अवस्था है, ये सारी चीज़ें भाववाचक में होती है। तो ये जो C ऑप्शन दिया गया है ये वाला एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये जब भाववाचक का पूछा गया, तो ऐसे किसी और भी संज्ञा का, सर्वनाम का पूछ सकता है आप सभी से। आगे बढ़ते इसी के साथ तीसरा देखते, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? से है, के द्वारा है, के लिए है, में है, पर है, का, की, के है। का, के, की, ये सारी चीज़ें। तो षष्ठी विभक्ति के जो चिन्ह दिए गए हैं वो क्या है? षष्ठी विभक्ति के जो चिन्ह हैं वो क्या हैं? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक साधारण सा सिंपल सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, वो का, की, के यहाँ पर दिया गया है, वो D ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। ठीक है,
आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं चौथा ऑप्शन यहाँ पर है पत्तियों विभक्ति और वचन बताइए। शब्द दिया है पत्तियों में विभक्ति और वचन बताइए। तो ये जैसे ऐसे शब्द ही इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ऐसे शब्द आएंगे या ऐसी चीज़ें आएंगे तो कैसे करें। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो रूप चलता है शब्द रूप उससे प्रश्न बनता है। तो ये चीज़ें जैसे बालकों में भी कभी कभी आ जाती है, बालिकाओं में, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, प्रैक्टिस करना होगा तभी चीज़ें आएंगी। तो ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा और तृतीया विभक्ति द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। ये यहाँ पे पत्तों जो है अक्सर अ की मात्रा वाले जो शब्द है द्वितीय विभक्ति द्विवचन में ही देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अयाचे क्रियापद में जो प्रत्यय लकार है वो क्या है। तो लट लकार है, लिट लकार है, लोट लकार है और लंग लकार है। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो अयाचे क्रियापद में जो प्रयुक्त लकार है वो लंग लकार है। कौन सा है, अयाचे लंग लकार भूतकाल के क्रियापद में प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से ये आपको 5 ध्यान रखने, जरूरी नहीं यही 5 आए, या जो पुराने पेपर्स के हो सकते हैं कि एक उसका करके ऐसे ही पेपर से एक्सचेंज करके बना ली जाए। ठीक है, तो प्रश्न में क्या देखना है कि आपको देखो 12 नंबर आपके पासिंग है। ये ध्यान रखिए जिनका संस्कृत नहीं तैयार है वो 12 नंबर निकालने के लिए ये ध्यान रखें कि एक अर्थ वाला आ जाएगा तो गलत नहीं करिएगा, ऐसे संज्ञा का सर्वनाम का अगर कोई आ गया तो गलत नहीं करे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ये वाला भी षष्ठी व्यक्ति वाला भी आसान है, ऐसे एक और कारक का चिन्ह पूछ लिया तो आसान है। बाकी आप जो फंसोगे यही एक दो में फंसोगे तो एक दो के लिए परेशान नहीं हो, कम से कम और तो क्लियर रहेगा। इसलिए कहती हूँ कि सारे टॉपिक जो पेपर में दिए रहते हैं आसान और टफ दोनों दिए रहते हैं। तो जो इजी वाले हैं जिनसे पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये सेक्शन का आएगा तो हम एकदम कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो ये मैंने 5 आपके करवा दी। अब आगे बढ़ते बात करते हैं अतिलघुत्री की। अब अतिलघुत्री में क्या लिखा है, निम्नलिखित फल और सब्जियों के नाम संस्कृत में मतलब हिंदी में दिया है और संस्कृत में लिखना है। यही चीज़ पलट कर भी आती है, आपको संस्कृत में दिया रहता है हिंदी में करना है, लेकिन ये वाला कम पूछा जाता है क्योंकि पेपर संस्कृत का है तो आंसर भी संस्कृत में देना होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में दे देते, संस्कृत में देते और हिंदी पूछ लेते हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है, हर बार के पेपर में नहीं होता। तो फल और सब्जियों के नाम है तो पहला जामुन पूछा है, दूसरा आम पूछा है, तीसरा कद्दू पूछा है, चौथा करेला पूछा है। तो जामुन को संस्कृत में क्या लिखेंगे, जामुन को संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो जामुन को संस्कृत में हम जम्बू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जम्बू लिखते हैं। आम को संस्कृत में क्या लिखते हैं, मैंने आप लोग को ये चीज़ें बहुत बार इसीलिए पढ़ाई और दिखाई भी हैं। जामुन को संस्कृत में जम्बू लिखते हैं, ठीक है, छोटे की मात्रा लगेगी। आम को संस्कृत में आम्रम लिखते हैं, ठीक है। कद्दू को कुष्मांड भी लिखते हैं और तुम्बी भी लिखते हैं, आधा माँ और वा पे बड़ी की मात्रा। करेला को हम क्या है, कठिलक्का लिखते हैं, कठी ललक्का लिखते हैं। इस तरीके से आपको दिया है, आपको हो सकता है कोई और नाम दे दे तो ध्यान रखना होगा। मैं दिखा देती हूँ, आंसर भी मेरे साथ साथ है, देख सकते हैं। जम्बू है, कुष्मांडा है, तुम्बी है, आम्रम है और कटिलक्का है। तो ये आपके 4 यहाँ पर दिए हैं जो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, विदुषा शब्द किस व्यक्ति और वचन में है। ये प्रश्न पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस आपके शब्द रूप और धातु रूप को पढ़ने से आएंगी, और धातु रूप और शब्द रूप से आपको दोनों मतलब कह सकते हैं कि आपको 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको धातु रूप और शब्द रूप दोनों से मिलाकर बनेगा। तो ये विदिशा शब्द है तृतीया विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, आगे रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, युष्मद् शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन, ये भी रूप में ही आता है, रूप ये भी शब्द रूप का ही है। अब इसकी द्वितीया विभक्ति लिखनी है और बहुवचन का रूप लिखना है। तो युष्मद् का क्या होता है, त्वम युवाम युवान ऐसे कुछ होता है, देखो मुझे भी कुछ कुछ याद है, त्वाम युवाम और युष्मान, ये द्वितीया विभक्ति के तीनों का है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन का रूप से पूछा था तो इसमें मैंने यहाँ पर तीनों लिखा हुआ था, आपको सिर्फ ये भी लिख देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक हमने 8 प्रश्न तक कर लिया है। तो आपके शब्द रूप से विभक्ति रूप से प्रश्न आपको आएंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट इसी तरीके से दिया हुआ है, वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप लिखिए। वृक्ष शब्द जानते हैं, अब इसको इसमें लिखा हुआ है पंचमी विभक्ति का एक वचन, अगर लिखा हो तो तीनों तो हम तीनों लिखते हैं, एक वचन बहुवचन और ये, लेकिन यहाँ पर पंचमी दिया है तो ये वृक्षात होगा। ठीक है, क्या होगा, वृक्षात होगा। वृक्ष का एक वचन क्या होगा, वृक्षात होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर 10th करने वाले हैं। चलिए अभी तक ध्यान रखिएगा, पेपर दोनों तरीके से बनेगा, मतलब टफ वाला सेक्शन और जो आसान वाला है, दोनों पक्ष को, दोनों फैक्टर्स को लेकर आसानी से बनाया जाएगा। तो उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 10th यहाँ पर है, हितम मनोहरि चा दुर्लभम वचा। इस सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए। इस सूक्ति का जो आशय है वो हिंदी में लिखिए। क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये जो सूक्ति वाले प्रश्न है, इस तरीके से कई सारी 50 से ज़्यादा सूक्तियाँ, तो सब तो नहीं पढ़नी, लेकिन 1 नंबर की सूक्ति हर बार पेपर में पूछी गई है। तो हितम मनोहरि चा दुर्लभम वचा, यहाँ पर क्या होगा, तो हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं है। ठीक है, कि हितकारी भी हो प्रिय भी लगे, यह बात संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत कम चांसेस देखने को मिलती हैं। तो हितम मनोहरि चा दुर्लभम वचा, यहाँ पर यह चीज़ें दी गई हैं। हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव कभी भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक कर, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, ताकि इस तरीके से और भी मॉडल पेपर है मेरे पास जो मैं आप सभी को करवा पाऊँ। लेकिन उसमें आपको भी अपना पूरा समर्थन करना होगा कि चीज़ें हैं, तो ध्यान जल्दी फटाफट करिए, ताकि आपकी आज शाम की मैराथन क्लास जो होगी वो शाम को उसी सेम टाइम पे मैं शेड्यूल करने की कोशिश करूँगी। आप लोग उसी सेम टाइम पे, मुझे 6 बजे के टाइम पर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी को समय बता दे रही हूँ, शाम को 6 बजे इसको शेड्यूल करेंगे। ठीक है, 6 बजे इसको शेड्यूल करेंगे, 6 से 7, 7 से 8। ठीक है, तो ये आपको मैं करवा दूँगी, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, और एक अच्छा सब्जेक्ट हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। कल हमने शुरुआत की थी कंप्यूटर हिंदी की, तो हिंदी मैंने आपको करवा दिया, आज मैं आपको कंप्यूटर करवा दूंगी। तो आपको बहुत कुछ है जो सॉल्व हो जाएगा और इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ भी लेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ताकि जो समस्या है, तो कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट यहाँ पर है, सेवका स्वकार्यम अकरोत्, संस्कृत वाक्य का हिंदी में। अब इस तरीके से वाक्य का अनुवाद भी आता है। ये मैं आपको 50-50 या 150-150 का शायद मेरे पास सेट पड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको दे दूंगी, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बढ़िया रहेगा कि आप मतलब इस तरीके से देख के भी कर लेंगे, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, सेवका स्वकार्यम अकरोत्, संस्कृत वाक्य का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। संस्कृत के वाक्य आपको दिए हैं, जिसका हिंदी में कन्वर्ट करके आपको अनुवाद करना है। तो यहाँ पर है, सेवक ने अपना कार्य स्वयं, यहाँ पर दिया हुआ है स्वयं खुद किया। जो सेवक होते हैं वो अपना काम स्वयं करते हैं। तो 11 प्रश्न आपके तेलुगु 3 में रहते हैं, तो 11 के 11 मैंने आपको करवा दिए। आगे बढ़ दिए, चलिए बात कर लेते हैं 2 नंबर के प्रश्नों की। इनको भी ध्यान रखिएगा, जो इसमें से रिपीट होगा वो आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर है, क्री धातु के लट लगा। अच्छा, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पेपरों में देखने को मिला है। जो क्वेश्चन लगभग हर दूसरे साल के पेपरों में अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये मान चलिए फिर वो एक अच्छा क्वेश्चन है, और वो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब उसके आने की भी चांसेस ही काफ़ी ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्री धातु के लट लकार का रूप लिखने की जो बात हो रही है, वही यहाँ पर क्या दी गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये लट लकार का है, ये एक वचन है, ये द्विवचन, ये बहुवचन है। आपको प्रथमा मध्यम उत्तम है। तो करोति कुर्ता कुर्वन्ति, करोश कुर्था कुरथ, तो यहाँ पे विसर्ग लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है। करोमि कुर्वा कुर्मा, तो ये क्री धातु वाला हमेशा इसी तरीके से पूछा गया है, और पट धातु वाला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, अश्मद शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो अश्मद शब्द के तृतीया विभक्ति का, तो अश्मद का जो रूप है वो भी आता है। तो इसके तृतीया विभक्ति, तो उसमें ये आपको ध्यान, अश्मद वाला और युष्मान वाला ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। तो तृतीया विभक्ति आपको भी ऐसे ही लिखना, पहले विभक्ति बनाइएगा ऊपर, फिर तृतीया विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये मया है, ये अवाभ्याम है, अश्मा भी है, ये आपके अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 14वां प्रश्न। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 14 क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण देकर उसका वर्णन। तो दृश्य सामग्री के कुछ उदाहरण दीजिए, श्रव्य सामग्री के जहाँ पर आप दृश्य का मतलब देखने वाली बात है, जहाँ पर आप देख रहे हो, और श्रव्य का मतलब सुनने की सामग्री है। तो देखने वाली सामग्री, अब ये सोचोगे कि इसके संस्कृत में कुछ बनाकर लिखे, तो इनकी कोई संस्कृत नहीं, इनकी कौन सी संस्कृत आप लिखोगे, जी नहीं, आपको नॉर्मली लिखना होगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिया है, बुक में फिलहाल दिया था, आप कोई भी अपने तरीके से। तो पहला यहाँ पे दृश्य का चित्र होता है,
इस काव्य की प्रधानता एक व्याकरणीय नियमों के स्पष्ट करने के लिए होती है, जहाँ पर चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं और उन चार्ट पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए बनाई जाती है। आपने डीएलएड में तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग करने गए होंगे, वहाँ पर उन चीज़ों को आपने ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी तरीके से करवाई जा रही हैं और करवाने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो चित्र की ये चीज़ें उसमें हो गई कि ये चीज़ें चित्र के जैसे दी गई हैं, ऐसी चीज़ें उसमें हैं। बाकी आप चार्ट वगैरह जो बनाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का सिखाने के लिए, वो हो सकता है। टेप रिकॉर्डर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर टीचर की वो चीज़ों को रिकॉर्ड करके दोबारा सुनाने का या काम करने का प्रयास किया गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। मैंने दो मतलब दिखाया है, आपको और जो को लिखना हो, रेडियो वगैरह लिखना हो या टीवी वगैरह लिखना हो, कंप्यूटर लिखना हो, तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी गलत फिलहाल के लिए नहीं होगा, उसमें चीज़ें इस तरीके से हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। तो 14 तक मैंने करवा दिया, 18 प्रश्न टोटल आते हैं। अब एक इसमें श्लोक दिया रहता है, पूरा बड़ा सा श्लोक रहता है, उसकी मीनिंग आपको लिखनी रहती है। तो यहाँ पर दिया है, को अर्थे पुत्रे जातने योना विद्वान अधार्मिका करेन चचुचा किम व चचुचा पीडवे केवलम। तो इस तरीके से दिया है, थोड़ा टफ भी कभी कभी आता है, कभी कभी नया भी आता है, कभी कभी वही पढ़ा हुआ श्लोक हमें जो हम उच्चारण करते हैं मंत्र वगैरह वो भी आ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कौन सा आएगा, लेकिन आता ज़रूर है। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं, जो विद्वान ना हो, जो धार्मिक ना हो, जो आँख से देख ना सके, केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। तो वो चीज़ें इसमें श्लोक में है। ठीक है, श्लोक कोई भी आ सकता है, आप कितना भी श्लोक हम पढ़ें, इसका कोई पता नहीं रहता है क्या आएगा, बट ये है कि श्लोक वगैरह कोई भी पूछे जा सकते हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ताकि चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपकी बढ़िया सॉल्व हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, 16 यहाँ पर देखते हैं। अब ये 16वां प्रश्न भी काफ़ी अच्छा और हर बार ऐसे पेपर में देखने को मिलता है। आपको संस्कृत के शब्द दिए, हिंदी में फिर उसको कन्वर्ट करके लिखना है। तो गोधूमा है, द्राक्षा है, द्विदलम है, लोचनम है, ताक्रम है, कदली फलम है, बद्री फलम है, पक्का है, और एक यहाँ पर और दिया है वो है ताप। देखो 8 आपको दिए हैं, तो हो सकता है कि 6 ही आए, जरूरी नहीं कितना बड़ा आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, गोधूमा का गेहूं है, द्राक्षा का अंगूर है, द्विदलम का दाल है, लोचनम का आँख है, ताक्रम का मठा है, कदली फलम का केला है, बद्री फलम का बेर है और पक्कड़ का कीचड़ है। इस तरीके से यहाँ पर आपको 8-6 प्रश्न चीज़ें जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो 16वां मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 17 की। 15 से 20 तक की संख्या, मतलब संस्कृत में जो गिनती आती है वो आएगी ही आएगी। ये हो सकता है कि बोले 5 से 10 लिखो, 15 से 20 लिखो, 20 तक के ही पूरे लिखने को बोलते हैं, 20 के ऊपर नहीं लिखने को बोलते हैं, फिर वो बीच बीच के देते हैं। तो वो बीच बीच के जो देंगे वो एमसीक्यूज के रूप में देंगे। तो यहाँ पर 15 का पंचदशन होता है, 16 का षोडशन होता है, 17 का सप्तदशन होता है, 18 का अष्टादशन होता है, 19 का नवदशन होता है, 20 का विंशति होता है। तो ये आपका यहाँ पर पूरा दिया है 15 से 20 तक की संख्याओं का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये वाला प्रश्न भी हर बार सभी सेमेस्टर्स के पेपर में मतलब देखने को मिला, हर ईयर के पेपर को उठा के आप देखेंगे उसमें देखने को मिलेगा। तो पहला है कि वृक्ष से 3 पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष की संस्कृत वृक्षे होती है, तो 3 की त्रया होती है, पत्ते की पत्राणी होती है, संति मतलब है। तो वृक्षे त्रया पत्राणी पतंती, पत्राणी संति। उसके बाद वह विद्यालय से आता है, तो वह की संस्कृत लड़का है, तो यहाँ पे शाह होगी कि लड़की होती, तो बड़या की मात्रा लगती। विद्यालयात आगच्छन भी कभी कभी लिखा जाता है, आगत भी लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, राम के पास 2 फूल हैं, तो रामा पार्श्वे द्वा पुष्पाणि संति, या 2 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऑब्लिक करके दिया है, चाहे जो आप 2 लिख दो दोनों सही होगा। राम ने रावण को मारा, तो रामा रावेण हंति या आहत, ऑब्लिक करके दिया है, जो उस समय याद रहे। जैसे एक सारे शब्दों की कई सारी चीज़ें संस्कृत में है, हिंदी में होती हैं, पर्यायवाची में पढ़ा है आपने, तो ये चीज़ें आपको आएंगी और ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये रहा पूरा एक पेपर, 18 प्रश्न टोटल थे। इस तरीके से मैं कई सारा करवाऊंगी, कई सारे हैं मेरे पास, मैं आपको करवाऊंगी, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप लोग अपनी तरह के सेल्फ हिस्ट्री बहुत कुछ कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर बीच बीच में कर ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो वो भी आपको हेल्प में मिल जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट था। अब ये फिलहाल अभी के लिए आप यहाँ पर देखिए, बाकी आपको मैथ की क्लास भी आज होगी, संस्कृत भी, मैथ भी, और एक महामैराथन, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।